सर। वालेकुम अस्सलाम। ये थोड़ा सा लैपटॉप रीस्टार्ट पे चला गया था, लेट हो गया थोड़ा सा। सर देख रहे हो सर, फिर ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। जी देख लीजिए। सर मैं कहता हूँ ईरानियों से ही नाश्ता करवाए सुबह सवेरे। सही किया ना, बदला लेना चाहिए था। बिल्कुल सर। चलिए भी, एग्रीगेट सप्लाई इज अ न्यू टॉपिक। We have already done the aggregate demand yesterday. So as we were discussing about the macroeconomics and macroeconomics के अंदर, we discussed that when we talk about the national income. So national income is determined when the aggregate demand and aggregate supply are going to meet together. Okay, so aggregate demand is the demand for all the goods and services produced in a country, and aggregate supply is the total supply for all the goods and services produced in a country. So aggregate supply is the, साथ से लिखते जाए, aggregate supply is the total supply, total supply of all जी जी, total supply of, इंजमाम इनकी शक्लें देख लो, इनको नहीं आने देना कल। हाँ क्या जीरक का? अच्छा पढ़ने दो उसको यार, बैठे दो। इसकी शक्ल देख लो, ये जो लंबा नहीं है, इसको बाहर एंट्री पे लगा दो, इसको नहीं आने देना अकेडमी के अंदर, ठीक है? बाहर उसको बता दो, ये जो अभी बुलाने आया इनको ना, ये लंबा वाला, जाके उसे बताओ बाहर कामरान को, उसे को इसको नहीं आने देना अंदर कल से। Aggregate supply is the total supply of all the goods and services produced in an economy over time. एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज योर एग्रीगेट सप्लाई, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम नीडल टू एरोप्लेन, वट एवर द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज, एएस इज ऑल्सो रेफर्ड एज द सम ऑफ मार्केट सप्लाई, sum of market supply. Market supply is basically the sum of individual supplies. Aggregate supply is the sum of market supplies, and market supply क्या चीज है? Is the sum of individual supplies. Individual supplies. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुजम्मिल, ये देखो, मार्केट सप्लाई ऑफ कार्स, मार्केट सप्लाई ऑफ कार्स कैसे निकलेगी? ये निकलेगी इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ टोयोटा, इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ होंडा, इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ किया, इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ हुंडई, जो भी पाकिस्तान में जो चीज बन रही है, सबको ऐड करेंगे तो गाड़ी का निकलेगा। तो देखें, इस तरह सारे ब्रांड्स अब इकट्ठे करोगे, सम करोगे तो गाड़ी का निकलेगा मार्केट। फिर इसी तरीके से जूतों के ब्रांड इकट्ठे करोगे तो जूतों का मार्केट निकलेगा। क्लॉथिंग का ब्रांड इकट्ठे करोगे तो क्लॉथ्स का निकलेगा मार्केट, ठीक है? इस तरीके से सारे के सारे स्कूल्स डालोगे तो मार्केट सप्लाई ऑफ एजुकेशन निकलेगा, ठीक है? सारे हॉस्पिटल डालोगे तो मार्केट सप्लाई ऑफ हेल्थ निकलेगा। सारे के सारे बैंक्स डालोगे तो मार्केट सप्लाई ऑफ बैंक्स निकलेगा, ठीक है? इन सब मार्केट सप्लाईज को, अब ये देखें, ये सब मार्केट सप्लाई जो मैंने बताई हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी एग्रीगेट सप्लाई में ऐड हो जाएंगी। मार्केट सप्लाई ऑफ कार्स, मार्केट सप्लाई ऑफ शूज, मार्केट सप्लाई ऑफ बैंकिंग, मार्केट सप्लाई ऑफ एजुकेशन, प्लस जो भी चीज पाकिस्तान में बन रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ, जो चीज भी बन रही है, हर ब्रांड, हर प्रोडक्ट, यानी हर प्रोडक्ट, उसके अंदर जितने भी ब्रांड हैं उन सबको सम करके तो एग्रीगेट सप्लाई बनती है। एग्रीगेट सप्लाई इतनी बड़ी चीज है।
Aggregate is total. It's a total output of the country, whether that firms are producing in the primary sector or secondary sector or tertiary sector. All agriculture, all livestock, all poultry, all mining, all farming, they all are in the primary sector. Then secondary sector, all manufacturing, secondary sector. And number 3 is all your service sector. They all are added. तो इनको ऐड करके तो हम बनाते हैं। तो एक कंट्री का जो आउटपुट है उसको एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इज द बेसिकली द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऑनलाइन आ रहा समझ? जी सर। Yes, sir. ठीक है, तो दिस एग्रीगेट सप्लाई is positively related to average prices। जो एवरेज प्राइसेस है उनके साथ ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। क्या इसका क्या मतलब है? दैट इज व्हेन एवरेज प्राइसेस आर राइजिंग, आदम एवरेज प्राइस राइज होने को क्या कहते हैं? एवरेज प्राइसेस आर राइजिंग, आदम उसको क्या कहते हैं? एवरेज प्राइसेस आर राइजिंग उसे क्या कहते हैं? नहीं, उसको एक काम कहते हैं, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। आदम भाई, ये जो टर्मिनोलॉजीज नहीं लिखते ना, इसलिए ग्रेड नहीं आता फिर एग्जाम में। टर्मिनोलॉजी पे बात करनी है, ठीक है? चवले नहीं मारनी। इकोनॉमी प्राइसेस, एवरेज प्राइस जब बढ़ती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अभी एडी पढ़ा है, कल मैंने बताया था। एवरेज प्राइस राइज होगी उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, और एवरेज प्राइस फॉल करेगी उसे क्या कहते हैं? डेफिनेशन नहीं, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन। एवरेज प्राइस फॉल को डिफ्लेशन, एवरेज प्राइस राइज को इन्फ्लेशन। तो ये कह रहा है कि जब एवरेज इज अ पॉजिटिव रिलेटेड टू एवरेज प्राइसेस का क्या मतलब? एवरेज प्राइसेस राइजिंग इन्फ्लेशन, तो क्या होगा एग्रीगेट सप्लाई को? एग्रीगेट सप्लाई विल राइज only in the short run, only in the short run, and vice versa। यहां पे एक शॉर्ट रन लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? मैं अभी बता रहा हूं। एग्रीगेट डिमांड, और सॉरी, दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई। दिस एग्रीगेट सप्लाई इज योर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। मैं इसके साथ लिख रहा हूं SR। ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है। ये रिलेशनशिप इकोनॉमिस्ट समझते हैं, ये रिलेशनशिप जो है सिर्फ शॉर्ट रन में होता है, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर फर्म्स के पास पोटेंशियल होता है प्रोड्यूस ज्यादा करने का। फर्म्स हैव द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस मोर, दैट्स व्हाई। हाँ सर ये जो नीचे क्या नाम है, एक्स एक्सिस के ऊपर रियल आउटपुट वाई लिखा हुआ है। आउटपुट, रियल आउटपुट, रियल आउटपुट लिखा हुआ। हमेशा भाई जो है ना, अपने जो मैक्रो के अंदर ना, आपने क्वांटिटी नहीं लेनी डिमांड सप्लाई के ग्राफ में। आपने हमेशा रियल आउटपुट लेना, चाहे वो एडी का ग्राफ बना रहे हैं या एएस का ग्राफ बना रहे हैं, आपने उसमें रियल आउटपुट लेना है एक्स एक्सिस पर। और वो रियल आउटपुट जो है वाई के साथ क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि रियल आउटपुट आपकी इनकम भी होती है, ठीक है? इसलिए इसको वाई भी कहते हैं। तो हर जगह वाई 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 लिखा जाएगा, ठीक है? तो ये इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि इनिशियली व्हाट हैपेंड व्हेन द एवरेज प्राइसेस आर राइजिंग, इन्फ्लेशन जब होती है इकोनॉमी के अंदर, तो प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर। तो ये देखें, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, तो प्राइस जब बढ़ेगी तो रियल आउटपुट भी बढ़ेगा। तो बिकॉज दे आर द प्रॉफिट मोटिव। बिजनेसेस एक कंट्री के जो है वो प्रॉफिट मोटिव होते हैं। जब वो प्रॉफिट मोटिव हैं तो उन्होंने तो जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो दे आर हैप्पी टू प्रोड्यूस मोर, तो प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो सप्लाई ज्यादा करेंगे, ठीक है? लेकिन
कुछ इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर ये एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करना मुश्किल हो जाता है। एग्रीगेट सप्लाई में शॉर्ट रन लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट, एग्रीगेट डिमांड में नहीं था, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई में वो है। वो कहता है जी शॉर्ट रन के अंदर ये रिलेशनशिप अवेलेबल होगा, लॉन्ग रन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और उसकी रीजन जो बताता है वो स्कैर्सिटी है। पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, स्कैर्स रिसोर्सेज, इकोनॉमीज आर हैविंग अ लिमिटेड लैंड लेबर एंड कैपिटल, लैंड लेबर एंड कैपिटल आर नॉट अनलिमिटेड अवेलेबल। तो लिमिटेड लैंड लेबर एंड कैपिटल की वजह से यू ऑलवेज फेस द स्कैर्सिटी प्रॉब्लम। So due to scarce resources, initially economy will produce more, but eventually it reaches that full potential where the labor force is fully employed, capital is fully deployed, okay, and there would be or the land is occupied. Then what happens? Okay, then it would be difficult to increase the GDP. Then you have to go for some other ways to increase the GDP. ठीक है, तो लॉन्ग रन के अंदर देयर आर सम प्रॉब्लम्स, और उसकी वो रीजन ये बता रहा है। मैं ये रब कर दूं यहाँ से, ऑनलाइन लिख लिया आप लोगों ने? सर ऊपर अगर ग्राफ ना कीजिएगा। जी जी करें करें, जल्दी करें ना, कुछ जल्दी जल्दी करें। अगर आप स्लो लिखते हैं ना तो फिर वो आप जो है ना कर लिए पिक्चर खींच लिए करें। कर दें सर, कर दें, बन गया ग्राफ। तो लॉन्ग रन के अंदर देयर आर सम प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो देयर आर टू इकोनॉमिस्ट ग्रुप, उसको टू स्कूल्स ऑफ थॉट कहते हैं। वन इज क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड अदर इज केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट। तो हमारा अपना जो टॉपिक है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, LRAS। और LRAS के अंदर दो स्कूल्स ऑफ थॉट है, एक है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, और एक है केनेजियंस इकोनॉमिस्ट। इन दोनों की अपनी अपनी अप्रोच है, ठीक है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के अंदर दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू और केनेजियन। पहले तो ये अंडरस्टैंड करें क्लासिकल्स कौन है। क्लासिकल्स जो है वो एडम स्मिथ के फॉलोअर्स हैं। एडम स्मिथ हु इज नोन एज द फ्री फादर ऑफ मार्केट इकोनॉमी, और वो मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि एडम स्मिथ या क्लासिकल्स बिलीव दैट देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इट इज ओनली द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस दैट वुड सॉल्व एवरी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई से सारा काम होता है, ठीक है। ये क्लासिकल्स थे। केनेजियंस जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं जो जॉन केन के फॉलोअर्स हैं। जॉन केन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। एडम स्मिथ मार्केट इकोनॉमी का फादर है, और जॉन केन जो है मॉडर्न इकोनॉमी, ये लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट है 20th सेंचुरी का। इसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए न्यू जो आज पूरी दुनिया इंप्लीमेंट कर रही है। सो केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। तो आज जो सारे के सारे इकोनॉमिस्ट हैं वो ज्यादातर केनेजियंस को फॉलो करते हैं। और क्लासिकल क्लासिकल क्यों कहते हैं? ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, बहुत पुराना स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। इसलिए एडम स्मिथ वाज एन 18th सेंचुरी में आया था, वो 1700s, और ये जो अभी जॉन केन है ये 1900s में आया था, ठीक है, 20th सेंचुरी के अंदर। तो ये लेटेस्ट, इसकी थ्योरीज लेटेस्ट है थोड़ी सी। तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है? क्लासिकल ये समझते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर एग्रीगेट सप्लाई विल बिकम लाइक दिस, फुल पोटेंशियल। वो कहते हैं फुल पोटेंशियल पे एग्रीगेट सप्लाई चली जाती है, ठीक है। और वो क्यों चली जाती है फुल पोटेंशियल पे? क्योंकि आपकी रिसोर्सेज स्कार्स हैं। आपकी रिसोर्सेज जो है वो इनिशियली तो आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे होते हैं। जैसे आप देखें, हमने पीपीसी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसके अंदर देखें इकोनॉमी जो है वो इनिशियली इनसाइड द पीपीसी प्रोड्यूस कर रही होती है, और फिर आप अपनी रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करते हैं,
करते हैं तो कभी ना कभी स्टेज पे आप यहाँ पहुंच जाते हैं ऑन द पीपीसी. दिस इज कॉल्ड एज फुल पोटेंशियल. तो वो ये कहते हैं कि इनिशियली शॉर्ट रन के अंदर यू हैव अ रिसोर्सेज. इसका वो जो पॉइंट बनाते हैं, इसका जो वो कर्व बनाते हैं, वो ऐसे बना रहे हैं. ये जो हमने पहले बनाया है कि जब आप अंदर हैं पीपीसी के तो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके पास पोटेंशियल है ज्यादा प्रोड्यूस करने का. लेकिन जब पीपीसी पे पहुंच जाते हैं आप, तो फिर आपकी ऐसे हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, तो ये ऐसे बन जाती है एग्रीगेट सप्लाई. जब पीपीसी के ऊपर पहुंच गए इसका मतलब आपके पास रिसोर्सेज खत्म होगी, फुल यूज होगी. जब रिसोर्सेज फुल यूज हो गई हैं तो अब आपको क्या होगा प्रॉब्लम. अब आपसे प्राइस लेवल्स बढ़ेगा, रियल आउटपुट नहीं बढ़ सकती. ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. तो क्लासिकल ये समझते हैं कि इन द लॉन्ग रन रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, दे विल बी फुली ऑक्युपाइड, अनएम्प्लॉयमेंट 0% हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट 100% हो जाएगी. इट इज डिफिकल्ट फॉर द फर्म्स टू इंक्रीज द आउटपुट. ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है, लेकिन किनेजियन जो है ना वो इससे अगेंस्ट चले जाते हैं. वो कहते हैं ऐसा नहीं होता. कहते हैं इट इज डिफिकल्ट दैट ऑल द इकोनॉमीज, देयर आर मेनी इकोनॉमीज, मेनी कंट्रीज, 200 plus countries हैं. It is difficult that every country is going to reach at the full potential. Some countries remain under the potential. तो वो कहते हैं हमारी कर्व, वो उनकी वैसे कर्व एडीएस नहीं है, लेकिन वो मॉडिफाई करते हैं. वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ऐसे बनाते हैं. ये और फिर ये. कहते हैं किसी भी मुल्क के अंदर जो आउटपुट है वो बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती, वो डिपेंड करता है कंट्री की सिचुएशन के ऊपर. इस ग्राफ में 3 सिचुएशंस हैं. नंबर 1 इज रिसेशन, नंबर 2 इज ग्रोथ, एंड नंबर 3 इज फुल पोटेंशियल. मैं ये नीचे अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन देखें ये कहते हैं एक कंट्री हो सकती है जो रिसेशन में हो. रिसेशन का मतलब है कि उसकी पास चीजें अवेलेबल हैं, लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है, लेकिन लोग डिमांड नहीं कर रहे. तो उसके पास एक्सेस रिसोर्सेज अवेलेबल. और वो एक्सेस रिसोर्सेज अवेलेबल होने की वजह से उसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, यानी वो बगैर प्राइस बढ़े बेचने को रेडी है. तो ये रिसेशन वाला जो ग्राफ है ये सेपरेट मैं करके दिखा रहा हूं. कहता है ऐसे बने, परफेक्टली इलास्टिक वर्टिकल लाइन. फिर वो कहते हैं कुछ कंट्रीज ग्रोथ फेज में हो सकते हैं जहां पे रिसोर्सेज शायद इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन फर्म्स हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर. वो कहता है उनका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ऐसे बनेगा. और तीसरे में वो कहता है बिल्कुल वो क्लासिकल के साथ एग्री कर जाता है. वो इनके साथ एग्री कर जाता है. और वो क्या है, कुछ कंट्रीज हो सकते हैं फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाए. इन तीनों को उसने प्लस करके, तीनों को कंबाइन करके उसने कर्व अपना बनाया. सर जी जी. सर आपके लिहाज से कौन सा वाला ग्राफ जो है वो मतलब ज्यादा एक्यूरेट है? लेटेस्ट इकोनॉमी इस पे फोकस करती है. लेटेस्ट जो इकोनॉमीज है इन पे ज्यादा फोकस करती है. उसकी रीजन ये, ठीक है, इसकी रीजन ये कि वो उन्होंने क्या कहते हैं वो करना होता है ना, वो इकोनॉमीज जो है वो अभी देखिए कोविड आपके सामने से गुजरा. तो रियलिटी में यही होता है कि रियलिटी के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो आपने देखनी होती हैं. ये रियलिटी ये है, कोविड में हम यहाँ फंस गए थे. एयरलाइंस के एरोप्लेन्स एयरपोर्ट पे खड़े थे और रेस्टोरेंट्स बंद हुए हुए थे.
शॉप्स बंद थी, फैक्ट्रीज बंद हुई थी, अंदर मशीनें पड़ी हुई थी, स्टॉक पड़ा हुआ था, लेबर अवेलेबल थी। कुछ कंपनीज ने लेबर को फायर कर दिया, लेबर घरों पे आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट हाई। तो जो रिकवरी फेज था हमारा आफ्टर कोविड, उसमें businesses are not waiting for the price to rise. They are only waiting for the people to demand more goods and services. उस केस में ये देखिए, यहां पे आप बगैर प्राइस के आप सप्लाई बढ़ाने को तैयार, विदाउट अ राइज इन प्राइस। वो जो रिलेशनशिप तक इन्फ्लेशन होगी तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा। मुल्क में प्राइस लेवल्स बढ़ेंगे तो मैं ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा। वो मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। प्राइस नहीं भी बढ़ेगी तो भाईजान मेरे से ले लें, मेरा स्टॉक खराब हो रहा है। ये है रिसेशन। सेकंड वाला, ये वाला पार्ट, अब क्या है, अब इन्फ्लेशन होगी तो मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, प्राइस अगर बढ़ती है तो मैं कोशिश करता हूं इनको भी हायर कर लेता हूं, इनको भी हायर कर लेता हूं, दोबारा प्रोडक्शन ज्यादा कर देता हूं अगर प्राइस बढ़ती है तो। ये वाला फेज है। और लास्ट फेज जो है, प्राइस बढ़ गई है, आई एम सर्चिंग फॉर द लेबर एंड रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल। जिसे पूछता हूँ कहता है जी सॉरी एम्प्लॉयड, ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूँ। रॉ मटेरियल वाले के पास जाते हैं, कहता है जी सॉरी स्टॉक खत्म हो गया हमारे पास। फैक्ट्री का साइज बड़ा करना चाह रहा हूँ, कोई लैंड अवेलेबल नहीं है। ये फुल पोटेंशियल है तो आई कैन नॉट इंक्रीज द आउटपुट, आउटपुट इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। तो ये वगैरह कि हर कंट्री की सिचुएशन वेरी कर सकती है। कुछ कंट्री रिसेशन फेज में हो सकते हैं, कुछ कंट्री ग्रोथ फेज में हो सकते हैं, कुछ कंट्री फुल पोटेंशियल के फेज में हो सकते सर हम लोग ग्रोथ में हैं या रिसेशन में हैं? हैं। हम लोग ग्रोथ में हैं, हल्की ग्रोथ में हैं हम लोग। और हम इतना लेट आ रहे बचे। चलें शुक्र है सर, ग्रोथ में तो है ना। मुझे ऐसा आप शायद बोलेंगे वन से भी पीछे हैं। नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी बहुत ग्रोथ है लेकिन उतनी नहीं है। अभी कोविड के बाद हम रिसेशन में थे पहले, अभी इस साल से हम थोड़ा सा ग्रो करना शुरू हुए। कोविड के बाद, कोविड में भी हम रिसेशन में थे और अभी भी हम रिसेशन में थे पहले। तो देखिए ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अभी एग्रीगेट सप्लाई की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ये तीन तरह की ऐप जो बना रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। ये है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, जो जॉन केन बता रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, you cannot implement the government policies if you don't know the exact situation of your country. Being an economist, you must know where the country stands, whether it's in a growth phase, it's in a recession phase, or it's in a full potential phase. Then you can come up with a policy. Because if you are on this situation, either this classicals or Keynesians, this situation, last situation, then you cannot use, you are not allowed to use demand side policy. You have to go for the supply side policy. You need to shift the aggregate supply to the right. And how you can shift the aggregate supply to the right? By using the same strategies by which you have shifted the PPC to the right one. PPC को जो आप right पे shift करते थे, the same policies, technological advancements, more labor force, training, उससे आपका फिर एग्रीगेट सप्लाई भी शिफ्ट होगा। तो कहां पे सप्लाई साइड यूज करनी है ये इंपॉर्टेंट है। इस फेज में यू आर नॉट अलाउड टू यूज सप्लाई साइड पॉलिसी। आप तो ऑलरेडी रिसेशन में है, आपकी तो ऑलरेडी लेबर फोर्स घरों में बैठी हुई है और आप इमिग्रेशन कर रहे हैं, आए जी हमारे मुल्क में और आए, हम वीजे देते हैं आपको, आए यहाँ आके जॉब करें। ये सप्लाई से इमिग्रेशन, सप्लाई साइड पॉलिसी तो रॉन्ग पॉलिसी, ये गलत पॉलिसी है। ये अफगानियों को अब निकाल रहे हैं ना, इसलिए पहले क्यों डाला हुआ था। तो वो एक गलत जो है स्ट्रेटजी, मनाहिल आई है मुझे लगता है। और सर ठीक ही था सर। नहीं बाहर कहीं पे, बाहर ऑफिस में ही आ गई।
नीचे ऑफिस में देख लें, नीचे ऑफिस में जगह है या उधर? ठीक है, सर तो अफगानियों को ठीक ही निकाला है। जी जी, वो ये हमारी लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड थी उनकी वजह से, इलीगल थे ना वो, और वो काम कर रहे थे, सस्ते में काम कर रहे थे, तो हमारी जो एक्चुअल वर्क फोर्स है वो जॉबलेस थी। इट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटजी, हमें स्ट्रेटजी सोचनी है। नहीं, ये एक वो है, मेहनत काम ज्यादा करते थे, वो सस्ते में काम करते हैं बस, और क्या है। पाकिस्तानी लंदन में जाके, पाकिस्तानी कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, लंदन में जाके 2-2 पाउंड में काम कर रहे होते हैं, तो सस्ते की वजह से लोग उनको हाई इलीगल रखा होता है। क्योंकि किसी यूके वाले को रखेंगे तो वो 16 पाउंड लेगा पर आवर, तो पाकिस्तानी इलीगल जो 2-2 पाउंड 3-3 पाउंड में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इस वजह से वहां पे जहां पे आप इलीगल जाते हैं ना, वहां पे आप इलीगल हो गए, ठीक है। तो ठीक है, तो नीचे जो है क्या कहते हैं, वो इलीगल जब आप काम करते हैं ना, तो फिर आप सस्ता काम कर देते हैं। तो इलीगल जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना, वो आपकी वेज रेट को नीचे की तरफ ले जाते हैं, और दैट इज अ प्रॉब्लम। तो देखिए पॉलिसीज क्या यूज करनी है, यहाँ पे नहीं सप्लाई साइड पॉलिसी यूज करनी, सप्लाई साइड पॉलिसी यहाँ यूज करनी है, यहाँ यूज करनी है आपने। और सप्लाई साइड पॉलिसीज जो है, दे वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 5, नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन सप्लाई साइड पॉलिसीज वही होती हैं जो पीपीसी के शिफ्टर्स होते हैं, ठीक है। वही आपके टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट ले आए हैं, रिसोर्स, अगर लैंड आपके पास कम हो गया और डिस्कवर करें नेचुरल रिसोर्सेज को, लेबर को इमिग्रेट करें या उनको ट्रेनिंग दें, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं आप। और कैपिटल मोर मल्टीनेशनल्स को लेके आए कंट्री के अंदर, इससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि कंट्री करंटली कहां पे है, ठीक है, और कौन सी स्ट्रेटेजीज हमने यूज करनी है। अब देखें, अगर मैं, जी जरा फोकस करें सामने, ये बना लिया आप लोगों ने, हो गया सर, मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर लूंगा। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल मेरी एग्रीगेट डिमांड यहां थी ये, तो जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मीट करते हैं ना, दिस इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी क्या हमें डिफाइन करता है, इनकम यानी जीडीपी, और ऑन द वाई एक्सेस प्राइस। अगर इस जगह पे मैं गलत पॉलिसी लेके आऊं कि मैं डिमांड को बढ़ा दूं, तो देखिए क्या होगा, सिर्फ इन्फ्लेशन होगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगा। दिस अ रॉन्ग रॉन्ग पॉलिसी, दिस अ रॉन्ग पॉलिसी एट दिस सिचुएशन। ये पॉलिसी कहां पे यूजफुल होनी थी, ये देखें इस जगह पे। अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड यहां थी, ये प्राइसेस थी, अब देखिए मैं अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देता हूं, तो मेरा जीडीपी बढ़ेगा, मेरी प्राइस लेवल्स नहीं बढ़ेंगी। तो यहां पे डिमांड साइड पॉलिसीज आर मोर सूटेबल rather than on this situation. तो मैंने एग्रीगेट डिमांड, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, मैंने एग्रीगेट डिमांड कहां पे बढ़ानी है, जहां पे इकोनॉमी रिसेशन में है। अगर इकोनॉमी फुल पोटेंशियल पे है, तो आई डोंट नीड टू मेक मोर एग्रीगेट डिमांड, आई डोंट हैव टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। मुझे एग्रीगेट डिमांड कम करनी पड़ेगी, वरना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड पॉलिसी इस जगह पे भी यूज की जा सकती है, ये देखें इस वाले में इसमें भी बुरा नहीं है। इन्फ्लेशन होगी, लेकिन ये इन्फ्लेशन टेंशन वाली इन्फ्लेशन नहीं है। क्यों टेंशन वाली इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि रियल इनकम भी लोगों की बढ़ रही है। अगर इन्फ्लेशन के साथ मेरी इनकम भी बढ़ जाती है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो प्राइस बढ़ने के साथ रियल इनकम भी बढ़ रही हो, रियल आउटपुट भी बढ़ रही हो, तो उसको कहते हैं गुड इन्फ्लेशन। और जब प्राइस बढ़ने के साथ रियल इनकम बिल्कुल ना बढ़ रही हो या कम हो रही हो, उसको बैड इन्फ्लेशन, वो बैड इन्फ्लेशन।
तो देखें यहाँ पे ये बैड इन्फ्लेशन है। यहाँ पे बैड इन्फ्लेशन क्यों है, यहाँ बैड इन्फ्लेशन क्यों है, मैं अभी फॉर्मूले के साथ समझाता हूँ आपको। परसेंटेज चेंज इन रियल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल माइनस परसेंटेज चेंज इन इन्फ्लेशन। ये एक फॉर्मूला है जो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है। तो देखें मेरी इनकम का कितने परसेंट बढ़ी है, 0%, और मेरी इन्फ्लेशन कितने परसेंट है, सपोज 10%, तो मैंने रियल टर्म में 10% लूज कर गया मैं। मेरी रियल इनकम 10% लूज कर गया। मैं लास्ट ईयर 1 लाख रुपया कमा रहा था और मोटर बाइक 1 लाख का मिल जाता था। मैं अभी भी 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, लेकिन मोटर बाइक हो गया 1,10,000 का। तो 1 लाख रुपीज का परचेजिंग पावर डिक्रीज कर गया, मनी पावर कम हो गई। इसको कहते हैं रियल इनकम फॉल। वो जो 1 लाख रुपए का जो बाइंग पावर था, दैट बाइंग पावर हैज बीन रिड्यूस्ड, दैट्स व्हाई इट्स अ बैड इन्फ्लेशन। ये क्यों मैं कह रहा हूं अच्छा है, ये वाला क्यों अच्छा है, शायद परसेंटेज चेंज इन रियल, शायद मेरी इनकम जो है वो 10% बढ़ी है और इन्फ्लेशन जो है वो 8% बढ़ी है, तो मैंने 2% में गेन कर लिया। ग्रोथ वाला, उसमें देखें, उसमें इनकम बढ़ी है ना। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10% बढ़ी है, उसके बाद मेरी इनकम 10% बढ़ी है और इन्फ्लेशन जो है वो 8% हो रही है, तो 2%, यानी मेरी सैलरी 1 लाख से होगी 1,10,000, मोटर बाइक की प्राइस होगी 1 लाख से 1,08,000, तो 2,000 बच गया ना मेरी पॉकेट में। ठीक है ना, मोटर बाइक खरीद के मैं मैकडॉनल्ड चला जाऊंगा, सही है ना। हाँ नहीं, वो जब अच्छे हालात होंगे फिर। अभी कौन सा मोटर बाइक 1,10,000 का। मोटर बाइक का वेरी एक्सपेंसिव। जी ऑनलाइन समझ आइए बात। सर। जी सर। तो ये बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, ये आगे जाके ना हमने इनको यूज करना है ग्राफ्स को, इसलिए इतनी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि आगे जाके जब इन्फ्लेशन में हम जाएंगे ना, तो हमने वहां पे देखना है कि इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है, हमारे 3 टॉपिक्स हैं बड़े। ठीक है, तो इन्फ्लेशन किस सिचुएशन में इन्फ्लेशन इज नॉट बैड, किस सिचुएशन में इन्फ्लेशन इज गुड। आजकल जो लेटेस्ट जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर जो आपको मैंने बताया इवेल्युएशन आ गई हुई है, इवेल्युएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इन्फ्लेशन इज ऑलवेज बैड फॉर द इकोनॉमीज। अब ये पहले वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे। इज ऑलवेज बैड फॉर द कंट्रीज इन्फ्लेशन, उसकी वैल्यूएशन फिर आप उसमें कहते हैं कि इट डिपेंड्स व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, वेदर द इन्फ्लेशन इज एंटीसिपेटेड और अनएंटीसिपेटेड, ये उसके ऊपर बेस करता है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आप जाके इवेल्युएशन में लिखते हैं। अदर साइड ऑफ द आंसर इज, दानियाल आपने आज ज्वाइन किया, अदर साइड ऑफ द आंसर इज एनालिसिस, इट्स नॉट इवेल्युएशन। इन्फ्लेशन कैन बी ए गुड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैन बी बैड इन्फ्लेशन, डिमांड फॉर इन्फ्लेशन कैन बी गुड, एंड ये एनालिसिस का पार्ट है। एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बुरी है अच्छी है वो डिपेंड करता है। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जो बन रहे थे स्टेडियम, वहां पे 20% इन्फ्लेशन भी बैड इन्फ्लेशन नहीं थी, क्योंकि वहां पे जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट था, लोगों की इनकम 30% बढ़ रही, क्योंकि उन्होंने एक इमरजेंसी में 1-2 साल के अंदर उन्होंने पूरे स्टेडियम्स खड़े किए, होटल्स बनाए पूरा वर्ल्ड कप से पहले, तो वहां ग्रोथ रेट इज 30%। तो अगर 20% इन्फ्लेशन भी हो रही थी क्या फर्क पड़ता है, 10% फिर बच जाता है। और हमारे पाकिस्तान में 3% इन्फ्लेशन भी बुरी है, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट 1% है। ये 2% मैं वैसे एक अच्छे उसमें ऑप्टिमिस्टिक होकर मैं बयान दे रहा हूँ,
रियलिटी में आपने 26% लूज किया, 27% इन्फ्लेशन है और 1% ग्रोथ है, तो 26% आप यानी लूज कर गए। आपके पैसे की वैल्यू यानी लाख रुपए में से 26,000 निकाल लो, आपकी मनी की वैल्यू 74,000 रुपीज रहेगी। जिसके पास 1 करोड़ था उसके मनी की वैल्यू 74 लाख रुपए रहेगी, 74 लाख। ठीक है, तो वैल्यू डाउन होगी आपके पैसे। जितने परसेंट इन्फ्लेशन होगी उतने परसेंट, तो ग्रोथ रेट भी बढ़ाना है। 27% हम उस समय अफोर्ड कर सकते हैं जब हमारा सैलरी 30% तक बढ़े। हाँ सर इसी ऐसे कहता हूँ जरदारी को वोट डालें, जरदारी बनाए, वो आपकी सैलरीज बढ़ाएगा, उसी ने पहले ही बढ़ाई थी। सही बात है। ये हमजा कह रहा हो सकता है, पीपल्स पार्टी का वोटर है, कहता है जरदारी को वोट दें तो सैलरी बढ़े, ये पेरिस बन जाएगा। सर जरदारी जिंदाबाद सर। हाँ, ये वो कहता है पाकिस्तान में हो सकता है, पाकिस्तान में आज तक कभी 5% ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ी। हमें इन्फ्लेशन जो है विद इन 5% रखनी है हर सूरत। सर दो लगातार टेन्योर दे ना, तो देख लें 5%, एक टेन्योर में, अगले में 5%, 10%, तो यही बढ़ गया। सही बात है। वो कहता है पूरे 10 साल के लिए इसको प्राइम मिनिस्टर बना दें जरदारी को, 10 साल के लिए, तो फिर देखें आप कहाँ से कहाँ जाते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है, भेज देगा ना किसी मुल्क को तो इसको सुकून तो आएगा ना। जान छूटेगी। ये जो रोजाना कभी उधर से कोई मारता है, कभी उधर से कोई मारता है हमें, कि कभी ईरान मारता है, कभी अफगानिस्तान मारता है, कभी इंडिया मारता है। ठीक है ना, तो अच्छी बात नहीं है जरदारी अमेरिका अमेरिका को भेज दें, सुकून आ जाएगा, डॉलर पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी और आपके डॉलर्स में, मैं फी डॉलर्स में मिलेगी मुझे। ठीक है ना, तो अच्छी बात नहीं है। चलें, ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम मंडे से इन्फ्लेशन स्टार्ट करेंगे। ये अभी हमने जो किया है ये बेसिकली इनको ओके हमने सर। जाके इम्प्लीमेंट करना है आगे जाके। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, you have to give the conclusion ना, कि which one is less dangerous and which one is more dangerous, क्योंकि उसके लिए आपने पहले इवेलुएट करना पड़ता है। वो प्रॉज एंड कॉन्स बताते हैं ना, आप दोनों साइड के प्रॉज एंड कॉन्स बताते हो, लेकिन जो इवेल्यूशन पार्ट होता है ना कि अपने एक साइड पे जाना होता है। जी हाँ, एक जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज नॉट बैड, उसकी क्यों बैड नहीं है, वो शायद इस सिचुएशन में बैड होगी, इस सिचुएशन में बैड नहीं होगी। हाँ, इसको कुछ बताना, वो री इन्फोर्स करते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं। जी दानियाल, अब दोस्त निकल आए हैं, अल्लाह ख्याल करे। हाँ, बना लेंगे। हाशिम दोस्त है? हाँ, पुराने कहाँ से? अच्छा, सुन, अच्छा, आप वेस्ट में थे ओ लेवल्स में? अच्छा, अभी तो ये हेड स्टार्ट चला गया ना। चले जय, समझ आइए दानियाल, अब पूछ रहे थे, अबू पूछ रहे थे, मैंने कहा समझ आया, सही है, ठीक है, चल जाएगा काम। ठीक है, सर जी जी माइन। सर मेरी तो फर्स्ट क्लास है, तो मैं पूछ रही थी कि मैं पिछला कैसे कवर करूंगी, क्योंकि मेरी इकोनॉमिक्स की बेसिस काफी वीक है। वो आगे जब पास पेपर्स करेंगे उसमें कवर हो जाएगा, दूसरा रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी आपको, रिकॉर्डिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग देख लोगी? ओके सर, आप कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने ओ लेवल्स में इकोनॉमिक्स नहीं रखा था, अकाउंट्स रखा था, तो अब इकोनॉमिक्स रखा है। अच्छा, अब आपने कौन से स्कूल में हो आप? मैं सीसीआई में। सीसीआई में हो, तो आपको बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से चाहिए रिकॉर्डिंग्स? फर्स्ट चैप्टर से देखोगी, सेकंड से देखोगी, थर्ड से? सर बेशक सेकंड से भेजना, फर्स्ट पर भी थोड़ा बहुत आता है। हाँ नहीं, फर्स्ट भी देख लेना, लेकिन मैं टाइम कम है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, तो सेकंड एंड थर्ड मुझे आपने ना मैसेज करना है, याद करना मुझे वीकेंड पे ना, आपको सेकंड एंड थर्ड से देखिए। ठीक है सर, फिर मैं आपको मैसेज कर ठीक है, दूँ अगर कुछ समझ ना आए। हाँ जी जी, मुझे मैसेज कर देना फिर ना। और ये मुझे बताएं कि ये सेकंड थर्ड से पहले मैं ना आपको ये जो यूनिट 4 जो उनमें शुरू किया हुआ ना, ये जी। आता है थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा है, या इसकी भी चाहिए? नहीं सर, इसकी भी चाहिए? मुझे, जी सर, इसकी भी बेशक भेज दीजिएगा। तो पहले ना, पहले आप ऐसा करो कि जो यूनिट 4 जो शुरू किया ना हमने, उसकी उसकी स्टार्ट करो ना। ठीक है, ठीक है सर।
हाँ, उसका पीछे से कोई ओके तलक नहीं होता। और जो पुराने वाली होंगी ना, वो फिर आहिस्ता से स्लो एंड स्टडी पढ़ सुनती रहना। ठीक है ठीक है। सर। ओके लेकिन थैंक यूनिट यू। 4 जो है ना, वो लिंक्ड है ना एक दूसरे के साथ, तो यूनिट 4 को थोड़ा सा पहले ठीक स्टार्ट है करना। सर। ठीक है। ओके अल्लाह हाफ़िज़। ओके। रिकॉर्डिंग चाहिए हम्म, सर। जी जी मुझे भी रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं? जी जी, मिल सकती है, रिकॉर्डिंग मिलेगी। और आपको जो सर चाहिए ना मुझे जी। ठीक है। और सर आप मुझे जहाँ, अगर आपके पास पहले चैप्टर से पढ़ी हैं तो आप बेशक वो भेज दें। मैं उसके, मैंने खैर क्लास तो आपकी ली थी पिछले साल, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं ली थी। जो फर्स्ट चैप्टर था ना, उधर से। जी, आप 1 2 3 से लो ना, आप शुरू से लो ना। सही है, ठीक मुझे याद करना, मैं भेज दूंगा। ठीक है। और सर आप मुझे वो भेज देंगे डिटेल्स कि मैं पेमेंट किधर कर दूं और कितनी कर दूं, कहाँ पे, वो आप मुझे डिटेल्स व्हाट्सएप पे भेज दें। ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।